हेलो फ्रेंड्स। तो पेपर 6 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। जो हमारा डिस्कशन था, टॉपिक का डिस्कशन, पिछले वीडियो में हम लोग रीजंस पे डिस्कस कर रहे थे, फैक्टर्स जो कि आपके रिलेटेड थे, एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम उन्हीं और उसका लैंड यूज़ पैटर्न पे हम बात कर रहे थे। अभी हम हमारा जो अगला मुद्दा होगा वो है आपका नीड फॉर इंटेंसिव फार्मिंग, राइट। तो अगर हम इंटेंसिव फार्मिंग की अगर बात करें, राइट, तो द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द स्टेट इज़ लिंक्ड विद द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बताया था कि जो आपका यूपी में जो मेजर पॉपुलेशन है वो आपकी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की ज़्यादा है। लाइक 2011 की अगर एग्रीकल्चर सेंसस की मैं बात करूँ तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 77% के आसपास आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। और 2014-15 में ये आंकड़ा हमें 80 के आसपास देखने को मिलता है, और ये 2018-19 के आसपास और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की जो तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स, वो लगातार गिरती जा रही हैं और फार्मर्स के पास बहुत कम ज़मीनें आ पा रही हैं, राइट। इसका अगर हम रीज़न्स की बात करें तो रीज़न इसका ये है कि जो गांव में लोग होते हैं वो आपके बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनके 4-5 बच्चे होते हैं, तो इस वजह से उनका जो लैंड जो एग्जिस्टिंग रहता है वो डिवाइड हो जाता है उनके बच्चों में। तो फिर इस वजह से उनके जो बच्चे रहते हैं उनके पास लैंड होल्डिंग्स कम रह जाती है, जिस वजह से वहाँ पे जो है आपको वो इंटेंसिव फार्मिंग देखने पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द स्टेट इज़ लिंक्ड विद स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म। सिंस स्मॉल and marginal farmers have small agricultural land, so intensive farming can be encouraged by the state government to take maximum benefits from their land and to increase their income, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन रोल आ जाता है, यहाँ पे मेन रोल आपका आता है सरकार का, ठीक है। अब कैसे आता है, तो सरकार जो आपका करती है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को इंटेंसिव फार्मिंग के लिए इंकरेज करती है, जिससे कि सरकार का भी लाभ हो और फार्मर्स का भी लाभ हो। फार्मर्स का लाभ ऐसे होगा कि उनका इनकम बढ़ेगा कम जगहों में, और सरकार को लाभ होगा ऐसे होगा, तो ऐसे होगा कि जो प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उससे जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, वो भी बढ़ेगा। तो इसलिए सरकार जो है इंटेंसिव फार्मिंग को स्मॉल लैंड होल्डिंग में, आपका स्मॉल एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग में प्रमोट करती है। एक दूसरा मुद्दा ये भी है कि जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है वो आपकी इसको प्रमोट करने का सबसे बड़ा वजह रीज़न ये है कि एक होता है जिसे हम कहते हैं लैंड मैनेजमेंट, राइट। लैंड मैनेजमेंट क्या होता है आपका, कि थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग, ये एक बड़ा पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। यहाँ पे एक इंटेंसिव फार्मिंग करना आसान है, बट क्या हो कि अब हमेशा ऐसा तो नहीं रहेगा। फैमिली में बच्चे भी होंगे, तो जब बच्चे होंगे तो मान लीजिए 5 बच्चे हैं, तो ठीक है, तो इस पीस ऑफ लैंड को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा ऐसे गया, दूसरा हिस्सा ऐसे गया, तीसरा हिस्सा ऐसे गया, चौथा हिस्सा ऐसे, और पाँचवा हिस्सा ये। तो 1 2 3 4 5 हिस्सों में ये ज़मीन, बड़ी सी ज़मीन बांट दी गई, ठीक। अब क्या होता है कि अब फर्दर इनके इस, मान लीजिए इस फैमिली, ये बच्चा है तो इस फैमिली के इस बच्चे के और बच्चे होंगे। मान लीजिए 2 बच्चे और हो गए, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो 2 बच्चे हो गए तो इस पीस ऑफ लैंड के 2 हिस्से हो जाएंगे ऐसे, ठीक।
और मान लीजिए इसके 3 बच्चे हुए तो इसके 3 पीस हो जाएंगे ऐसे। यहाँ पे भी 2 बच्चे हुए तो मान लीजिए ऐसे हो जाएंगे इसके 2 पीस। फिर इसके 3 पीस, 3 बच्चे हो गए, और यहाँ पे मान लीजिए 4। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बड़े लैंड का इस तरह से वो हो रहा है, राइट, डिवीज़न हो रहा है। तो अब मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि ये बड़ी सी जो लैंड होल्डिंग ये लगातार गिरती जा रही है, और इस वजह से अब ये फैमिली ये सोच रही है कि अब पहले इसमें अपने काम भर का काम चलाओ आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें या फिर अपना इंटेंसिव फार्मिंग करें, तो इसी दुविधा में ये लोग रह जाते हैं। तो इस वजह से सर्वाइवल एग्रीकल्चर होता है, ना कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, सर्वाइवल एग्रीकल्चर चलता है इसी वजह से। तो अब सरकार क्या करती है, सरकार कुछ सब्सिडी देती है खासकर खाद में, राइट, या इरिगेशन फैसिलिटीज़ कोई प्रोवाइड करती है। तो इसके मुतालिक अगर मैं बात करूं तो जब वो सब्सिडी सरकार की तरफ से कुछ भी प्रमोट किया जाता है तो इसका मेन मकसद ये होता है कि जैसे मान लीजिए अब हम इसी चीज़ की बात करें तो इस पीस ऑफ लैंड में ये मान लीजिए ये फैमिली है, ठीक है, तो इसके मान लीजिए 3 पोर्शन हुए, तो 3 पोर्शन में ये अपने बेटों से कहेगा कि तुम अपना यहाँ पे जो है ये क्रॉप ए उगाओ, ठीक है, यहाँ पे तुम क्रॉप बी उगाओ, यहाँ पे क्रॉप सी उगाओ, ठीक है। तो एक ये हो गया। फिर ये कहेगा कि तुम यहाँ पे क्रॉप 1 उगाओ, यहाँ पे क्रॉप 2 उगाओ। तो इस तरह से, और इस तरह से क्या होगा कि डिफरेंट पोर्शंस में डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक तो इसके स्पेशलाइजेशन इस क्रॉप में बढ़ेगा, दूसरे तरह तरह के एक ही फील्ड पे आपको तरह तरह के क्रॉप्स देखने की वजह से इनकम के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये पॉसिबल किसकी वजह से है, पॉसिबल है गवर्नमेंट के बीच में आने से। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है इंटेंसिव फार्मिंग में, ठीक है, और इसको प्रमोट करने में। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था, राइट। तो ये आ गया। अब आता है डिक्रीजिंग फार्मर्स एंड इंक्रीजिंग लेबर्स। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 यूपी हैव 658.15 lakh ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स, ऑफ विच 190.58 lakhs were farmers and 199.39 lakhs were agricultural laborers. According to 2001 and 2011 population census, the number of farmers in the state is decreasing and the number of agricultural labor have been increasing. ठीक है, तो यहाँ पे जो किसानों की जो संख्या है लगातार गिरती जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो कृषि मजदूर हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कृषि जो मजदूर होते हैं वो उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, ठीक है, और ख़ुद की ज़मीन तभी नहीं होगी जब उनके पास जो एग्जिस्टिंग ज़मीन थी वो या तो बटा के ख़त्म हो गई है या फिर वो अपने महाजनों को अपनी ज़मीन बेच दी है, ठीक है। तो इस वजह से उनके साथ ही प्रॉब्लम्स होती है और वो दूसरे की ज़मीन पे खेती करते हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। फिर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन स्टेट। राज्य में अगर हम कृषि की बात करें या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो 2000 और 2001 के दौरान सीरियल क्रॉप का प्रोडक्शन जो था वो 405.76 लाख मेट्रिक टन था, जो कि 2018-19 में ये बढ़ के 580.03 लाख मेट्रिक टन हो गया, ठीक है। तो द प्रोड्यूस ऑफ पल्सेस हैव ऑल्सो बीन इंक्रीज इन द स्टेट। इट वॉज 21 लाख मेट्रिक टन इन 2000 विच इंक्रीज टू 23 लाख मेट्रिक टन इन 18-19, ठीक है। तो जो राज्य में कृषि का उत्पादन हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है समय के साथ, और ये बात हमें सेंसस के हिसाब से, सेंसस के कृषि सेंसस जो होता है उसमें भी ये बात हमें पता चलती है।
According to Agriculture Department of Uttar Pradesh, the total food grain production in the state was 604 lakh metric ton in 2018-19, which was 5.26% more in comparison to 2017-18। 17-18 के बनस्बत 2018-19 में जो आपका कृषि खाद्यान्न कुल खाद्यान्न प्रोडक्शन था वो आपका 604 लाख मीट्रिक टन था, राइट। तो ये एक मुद्दा है, ठीक है। तो ये और फूड अवेलेबिलिटी इन द स्टेट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और फूड अवेलेबिलिटी इन द स्टेट इज 746.46 ग्राम पर पर्सन डे, विच इज़ मोर देन फूड डिमांड ऑफ 539 ग्राम पर पर्सन डे। फूड अवेलेबिलिटी की अगर हम इस लिहाज से भी अगर हम बात करें तो फूड अवेलेबिलिटी भी अच्छी खासी है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 746 ग्राम पर पर्सन फूड अवेलेबिलिटी है राज्य में, जबकि ये जो है डिमांड जो है 539 ग्राम पर पर्सन है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि डिमांड से ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। इससे ये पता चलता है कि राज्य में जो है कृषि का जो आपका प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन है या परफॉर्मेंस है, ये अच्छा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ये काफ़ी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट पॉलिसी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, यानी कि राज्य कृषि निर्यात नीति 2019, तो 10 सितंबर 2019 को राज्य सरकार ने कृषि निर्यात नीति लागू की थी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि टू प्रोवाइड न्यू फ्रेमवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, यानी कि राज्य को कृषि के निर्यात में एक प्लेटफॉर्म देना, जिससे कि जो कृषि का जो माहौल यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट करता है उसका उचित उपयोग किया जाए, और उसकी मदद से जो राज्य का जो जीडीपी है और राज्य की आर्थिक गतिविधि है और आर्थिक विकास है उसको बढ़ोतरी में इजाफा हो, राइट। तो ये इसका विज़न है। ऑब्जेक्टिव बता दिया कि 2524 मिलियन यूएस डॉलर से जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डबल करना है। कब तक? 2024 तक। 2019 में लागू की थी और 2024 तक ये आंकड़ा यहाँ तक इसका डबल करना है, ठीक है। फिर टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ऑल्सो फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, यानी कि एक सतत कृषि को प्रोत्साहित देने का ये भी एक मकसद है, जिससे कि जो कृषि में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट वो भी आपका डेवलप होते है बजाय केमिकल फर्टिलाइज़र के, ठीक है। तो ये भी एक, और इससे क्या होता है कि जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी आपकी अच्छी रहती है, और क्वालिटी अगर आपकी अच्छी रहती है तो फिर वो शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर तीसरा है टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर एक्सेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड ओवरकमिंग ऑब्स्ट्रक्शन रिलेटेड टू इट्स मैनेजमेंट। कुछ मतलब वही है कि संवैधानिक मुद्दे को भी एड्रेस करना है, जिससे कि जो इसमें आते हैं इश्यूज उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। फिर यूपीज कंट्रीब्यूशन वाज 7.35% इन टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ये आंकड़ा आपको बताने के लिए काफ़ी है कि पूरे देश में जो है राज्य का जो कृषि निर्यात है वो पूरे देश के निर्यात का 7.35% है। मतलब एक तरफ पूरा भारत, दूसरा तरफ सिर्फ यूपी। तो कृषि निर्यात में काफ़ी ज़्यादा इसका अहम रोल होता है। फिर आता है
कृषक समृद्धि आयोग, ये क्या है कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड कृषक समृद्धि आयोग इन द स्टेट टू डबल द फार्मर्स इनकम बाई 2022। तो 2022 तक किसानों की आय दुगना करने के इरादे से राज्य सरकार ने इस आयोग की स्थापना की थी, राइट। और ये करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी भाई? तो देखिए, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि राज्य जो है, राज्य में कि सबसे ज़्यादा जो आबादी रहती है वो कृषक समुदाय की रहती है, ठीक है। और राज्य में जो जिन किसानों की सबसे ज़्यादा आबादी है उनमें भी वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, राइट। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की जो एग्जिस्टिंग इनकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो उस हिसाब से ले सकें। तो इसलिए राज्य सरकार ने एक कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना की थी, जिसमें कि इसका मकसद फार्मर की इनकम कम से कम डबल तो कर सके 2022 तक, राइट। तो इसकी जो सजेशन है वो 2022 तक दी जाएगी, ठीक है। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री इसके चेयरपर्सन होंगे और स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर और नीति आयोग के जो सदस्य इसके वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। तो ये सारे तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और ये सारी आप चीज़ें समझ गए हैं। फिर इसमें आता है कि डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया काउंसिल ICAR के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इसमें आएंगे। फिलीपींस से भी इसमें फिलीपींस के भी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि किसानों की जो आय है वो दुगना करने का पूरा मैकेनिज़्म इसमें सेटअप किया गया है, राइट। फिर अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। केमिकल फर्टिलाइज़र मस्ट बी यूज्ड प्रॉपरली फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो देखिए, कहने को तो देश की सरकारें और राज्य सरकारें ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करती हैं, ठीक है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होता है बेशक आपका अच्छा होता है और इससे एक आपकी क्वालिटी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, बट ऑन दी अदर हैंड इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि इससे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे बात ये है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो होता है वो नॉर्मल फार्मिंग, मतलब कभी कभी तो कम प्रोडक्शन भी होता है उससे, ठीक है, उस फर्टिलाइज़र से। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि एक, अब जैसे राज्य को एक्सपोर्ट पॉलिसी राज्य ने बनाई है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई है और राज्य ने तय किया है कि जो है 2024 तक एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट उसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो अब जो है इस एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है इसको अगर प्रमोट किया जाएगा, एग्रीकल्चर को अगर प्रमोट किया जाएगा तो उसके लिए तो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ही ना। तो इस वजह से हमें केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है उसको भी हम साइड बाय साइड लेके चलते हैं, ताकि, लेकिन इसका सावधानीपूर्वक यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये कम से कम अपेक्षित है। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम मस्ट बी यूज्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:1। जो फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम है इसकी जो रेशियो होनी चाहिए अगर कृषि वैज्ञानिकों के हिसाब से तो वो 4:2:1 की होनी चाहिए, ठीक है। और दिस कैन बी वेरीड अकॉर्डिंग टू द लोकल कंडीशन एंड एग्रो क्लाइमेटिक सिचुएशन। और ये आपका राज्य के जो भी डिपेंड करेगा कि राज्य में जो भी एग्रीकल्चर और एग्रो क्लाइमेटिक जोन से उसका क्या है, ठीक है। तो कुल जमा बात ये है कि एक ऑप्टिमल यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइज़र्स ये यूज़ करेंगे तो एक बेहतर तरीके से हम एक सतत तरीके से
हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो पॉलिसी का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो भी हम तय करेंगे, ठीक है, तय कर सकते हैं। फिर आता है नीम कोटेड यूरिया की, ठीक है। तो इस नीम कोटेड यूरिया क्या होता है कि एक यूरिया जो होता है उसमें अगर नीम का अगर हम यूज़ करते हैं ना तो वो उसे कह देते हैं नीम कोटेड यूरिया। और ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक इनिशिएटिव है जिससे कि एग्रीकल्चर के ग्रोथ को वीट और पैडी यानी कि धान और जो गेहूं है उसके प्रोडक्शन को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।